गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हम लोग नेम रिएक्शन की श्रृंखला को पढ़ रहे थे और नेम रिएक्शन की श्रृंखला में मैंने आपके सामने 5 वीडियोज़ को पब्लिश किया। आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा, मुझे कमेंट्स भी किया, लाइक भी किया। उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम लोग जिस यूनिट को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं बच्चों, उस यूनिट का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। 12th की केमिस्ट्री की बच्चों यह 4th यूनिट है और यह यूनिट अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट से 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों हर वर्ष पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी के सामने यूनिट 4th केमिकल काइनेटिक्स की वीडियोस को आज से पब्लिश करने वाला हूं। आज आपको मेरी पहली वीडियोस मिलेगी और कंटिन्यू आपको इस श्रृंखला की वीडियोस मिलती रहेंगी। बस एक काम आपको करना है कि आप जब भी मेरी वीडियो को देखें बच्चों, इसको कंप्लीट ही देखें, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आप कंप्लीटली देखेंगे तभी बच्चों मेरे द्वारा बताए जाने वाले एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने कॉपी पेन ले लिया होगा और आज हम लोग अपनी इस यूनिट का केवल बेसिक पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस बेसिक पार्ट में हम लोग समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, इस केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी अपने को क्यों करनी चाहिए, अपने को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इन सभी बातों की चर्चा आज हम लोग अपने इस वीडियो में करें। तो चलते हैं, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे द्वारा बताई जाने वाले एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। बच्चों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हम लोग 11th की यूनिट 4 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स बच्चों, इस केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग हिंदी में रासायनिक बलगतिकी भी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी भी इसको बच्चों हिंदी में कहा जाता है। तो हम लोग आज केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान की बहुत सी शाखाएं पब्लिश हैं। हम सभी लोग बहुत सी शाखाओं के बारे में जानते भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से रसायन विज्ञान की 3 ही शाखाओं की चर्चा की जाती है, जिनमें से सबसे पहला जो नाम आता है केमिस्ट्री की ब्रांच का बच्चों, उस ब्रांच को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहली और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी जो ब्रांच है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जो दूसरी इसकी अति महत्वपूर्ण ब्रांच है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और बच्चों, रसायन विज्ञान की तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच का नाम फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री है। बच्चों, रसायन विज्ञान की इन्हीं 3 शाखाओं का सबसे अधिक जिक्र किया जाता है और यही 3 ब्रांच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अन्य जितनी भी शाखाएं हैं वो इन्हीं 3 शाखाओं से ही निकली हुई है। इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, मैं आपको बता दूं। मैं इसलिए आपको ये पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि यह जो आप केमिकल काइनेटिक्स देख रहे हैं बच्चों, यह फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट। अगर आपसे कहे कि केमिकल काइनेटिक्स
केमिस्ट्री की किस ब्रांच से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना मेरे बच्चों, यह जो केमिकल काइनेटिक्स है यह केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच से संबंधित है, अर्थात भौतिक रसायन में बच्चों इसको रखा गया। इतनी बात बच्चों आप सब समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। तो मैं बच्चों इस बात को आपको बता चुका हूँ कि हमारी केमिस्ट्री की जो फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच है, इस ब्रांच में केमिकल काइनेटिक्स को रखा गया। चलिए बच्चों, मैं इसको रफ किए देता हूँ और आपको इसकी आगे की कई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रदान करने वाला। जो दूसरी बात बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो केमिकल काइनेटिक्स आप देख रहे हैं, अगर बच्चों मैं इसको तोड़ दूं, मैं इन दोनों के पार्ट अलग अलग कर दूं और अलग अलग बच्चों अगर मैं इनको डिफाइन करूं, तो निश्चित रूप से बच्चों आप इसके डेफिनेशन को अपने आप बना सकते हैं। कैसे, आप देखिएगा, मैं इन दोनों टर्म को अलग किए देता हूं। जो पहली टर्म है केमिकल और बच्चों दूसरी टर्म यहाँ पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं बच्चों वह काइनेटिक्स। आई होप सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर मैंने केमिकल अलग कर दिया, काइनेटिक्स अलग कर दिया। बच्चों यह जो केमिकल आप देख रहे हैं यह रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शंस। किसको रिप्रेजेंट करता है? केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको नोट किए देता हूँ, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो केमिकल टर्म है वो किसकी ओर इशारा करता है बच्चों? तो बच्चों वह बताता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अभी हमको आधी जानकारी मिली है, अब बच्चों हम लोग काइनेटिक्स को समझेंगे तभी इसको आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। यह जो काइनेटिक्स आप देख रहे हैं बच्चों, यह ग्रीक भाषा से अवतरित है। काइनेटिक्स, यह जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, यह ग्रीक भाषा में बच्चों एक शब्द हुए, उस शब्द का मैं आपको नाम बता दूं। ग्रीक भाषा में एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेसिस बोलते हैं। तो यह काइनेटिक्स जो आपके सामने मैंने टर्म बोला है, यह टर्म काइनेटिक्स ग्रीक भाषा के काइनेसिस से लिया गया है। फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो काइनेसिस है इसके 3 अर्थ निकलते हैं। कितने अर्थ की बच्चों में बात करूं, मैं बता देता हूं आपको। काइनेसिस के 3 अर्थ हम लोग हिंदी में लेते हैं। जो पहला इस काइनेसिस का अर्थ है, हम चाहें तो बच्चों स्पीड के रूप में ले सकते हैं। पहला अर्थ क्या निकलता है? हम लोग स्पीड ले सकते हैं। दूसरा बच्चों जो यहाँ पर बात निकल करके आती है बच्चों, भाई मोशन की आती है। किसकी बात आती है? मोशन की आती है। और तीसरी बात मैं बता दूं आपको बच्चों, इसका एक तीसरा अर्थ भी निकलता है जिसको हम लोग रेट बोलते हैं। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। काइनेसिस जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी काइनेसिस से काइनेटिक की उत्पत्ति हुई। काइनेसिस का हिंदी में अर्थ क्या है? तो इसको 3 तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड, गति। मोशन का अर्थ भी गति है और रेट का अर्थ भी गति अथवा दर से। रेट को हम लोग बच्चों दर भी कहते हैं। अगर मैं इन दोनों टर्म को आपस में जोड़ देता हूँ, केमिकल और काइनेटिक्स अगर मैं जोड़ देता हूँ तो एक संपूर्ण टर्म बनती है जिसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं इस पूरे टर्म की डिफिनीशन को यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। आप लोग स्वयं भी बच्चों इसकी डिफिनीशन को देने का प्रयास करें। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का अर्थ स्पीड, अर्थात द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये किसकी ब्रांच है? या केमिस्ट्री की बच्चों ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी,
हम लोग स्टडी करते हैं किसकी? द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बात क्लियर हो गई? हम लोग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, या फिर मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, या फिर हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। तो अगर आपसे कोई डिफिनीशन की बात करता है मेरे बच्चों, तो आप डिफिनीशन आसानी से बता सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडीज अबाउट, चाहे स्पीड ऑफ केमिस्ट्री बोलें, चाहे मोशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलें, या फिर आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलें। तो आई होप आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके बारे में मैं आपको कुछ अन्य बातें भी बताता हूं। इसके बारे में बच्चों हम लोग कुछ अलग से कुछ नए पॉइंट्स को निकाल करके पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसके डिफिनीशन की नए सिरे से बात करें तो इसकी डिफिनीशन क्या क्या बन सकती है, चलिए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात मैं बता दूं, हमने भी आपसे कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था। तो आपने भी हमारी बात को सुना और समझा कि यह जो केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों, वह रासायनिक अभिक्रिया, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को स्पष्ट करता है। किसको स्पष्ट करता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला स्पीड कहें, चाहे मोशन कहें अथवा रेट कहें, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को दर्शाता है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग किसी भी अभिक्रिया के वेग की बात करें तो हम सब लोग ये भी जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रत्येक क्षण निश्चित नहीं रहता। हो सकता है किसी समय अभिक्रिया का वेग बहुत तेज हो, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि अभिक्रिया का वेग किसी समय बहुत अधिक मंद हो जाए। अब यह बच्चों बहुत अधिक तेज अथवा बहुत अधिक मंद ऐसा तभी संभव होगा जब उस पर बच्चों कुछ बाह्य कारक कार्य कर रहे होंगे, कुछ बाह्य कारक प्रभाव डालते होंगे, तभी बच्चों अभिक्रिया का जो वेग है वह या तो बढ़ जाएगा अथवा घट जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग का तो अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ इस शाखा की सहायता से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करेंगे। तो मैं इसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात अभी हमारे पास दो बातें निकल करके आ गई हैं कि रासायनिक बलगतिकी की सहायता से हम लोग न केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग की जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की भी जानकारी करते हैं। अब बच्चों तीसरी बात, जब हमको वेग की भी जानकारी मिल जाती है, हमको उस वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की भी जानकारी मिल जाती है, तो एक बात बच्चों और निकल करके आती है। इन दोनों बातों की जानकारी यदि अपने को हो जाएगी तब बच्चों निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है, जो उसकी क्रिया विधि है, उसकी भी जानकारी अपने लोगों को प्राप्त हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं, उसकी भी जानकारी अपने को प्राप्त हो जाएगी। किसकी सहायता से? केवल और केवल केमिकल काइनेटिक्स की सहायता से। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक
अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब बच्चों मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बना लिए, चाहे तो आप इन 3 पॉइंट से केमिकल काइनेटिक्स की 3 डिफिनीशन बनाएं, अथवा तीनों को एक में ही जोड़ते हुए आप केमिकल काइनेटिक्स की एक संपूर्ण डिफिनीशन दें। बच्चों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी संपूर्ण डिफिनीशन क्या हो सकती है बच्चों, मैं तीनों पॉइंट को उसके अंदर समाहित करूंगा। देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसकी सहायता से रासायनिक अभिक्रिया के वेग, उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इसी को हम लोग इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the rate of chemical reactions, factors affecting the velocity of the reaction and also mechanism of the chemical reactions। बात क्लियर हो गई? रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है बच्चों, उसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई है तो आप बताइए। चलिए मैं इसकी दूसरी डिफिनेशन की बात करता हूँ। इसकी डिफिनेशन को हम लोग एक तरह से और भी पढ़ सकते हैं मेरे बच्चों। देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि यह जो केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों, यह फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन की देता हूँ। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिए। केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, या फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है डेट इज कंसर्न, जो कंसर्न करती है विद अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है। केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बात क्लियर हो गई? तो इस डिफिनीशन को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। बच्चों मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स से परिचित करा दिया। अब आप केमिकल काइनेटिक्स के बारे में वो हमको क्या बताता है इसके बारे में सारी बातें जान चुके। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ और इसके आगे बच्चों अपना जो टॉपिक पढ़ता है बच्चों वह टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो भी किस आधार पर बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन के आधार, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिएगा मैं इसको किस तरह से आपको बताता हूँ, आप देखिएगा। मेरा जो अगला टॉपिक है बच्चों वह टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले। किसके आधार पर बच्चों? तो अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर। बड़ा पॉइंट को नोट भी कर लेना बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ। अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों अभिक्रिया के वेग के आधार पर हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है इसको बच्चों 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से हैं बच्चों? पहले आप लोग नाम सुन लीजिएगा। सबसे पहला पार्ट बच्चों है तीव्र अभिक्रिया। सबसे पहली कौन सी अभिक्रिया है? तीव्र अभिक्रिया। दूसरी जो बच्चों अभिक्रिया है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसको कहते हैं मंद अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? मैंने बात बताई, पहली तीव्र अभिक्रिया, दूसरी बच्चों मंद अभिक्रिया, और तीसरी बच्चों हम लोग जो अभिक्रिया पढ़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं मध्यम अभिक्रिया।
इन 3 भागों में बच्चों अभिक्रियाओं को बांटा गया है। पहली तीव्र अभिक्रिया, दूसरी बच्चों मंद अभिक्रिया, और तीसरी जो बात आती है वो मध्यम अभिक्रिया की बात आती है। ये तीनों प्रकार किस आधार पर हैं बच्चों? ये अभिक्रिया के वेग के आधार पर बच्चों अभिक्रियाओं को बांटा गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं तीव्र अभिक्रिया के बारे में। ये तीव्र अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, हम लोग इसके बारे में पॉइंट को बना करके भी बच्चों ध्यान रखेंगे। तो आप लोग मेरे द्वारा बताई जाने वाली एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करते रहना। चलिए हम लोग बात करते हैं तीव्र अभिक्रियाओं की। बच्चों, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जो इतनी तेजी से संपन्न हो जाती हैं कि हम लोग इनके वेग के बारे में बता पाने में समर्थ नहीं होते। अर्थात मैं यहाँ से कुछ पॉइंट को निकाल करके आपको इसकी डिफिनीशन को बताता हूँ। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सीधे बता देना चाहता हूँ कि वे अभिक्रियाएँ जो बहुत तेज़ी से संपन्न होती हैं, बहुत कम समय लेती हैं संपन्न होने में, उन अभिक्रियाओं को हम लोग तीव्र अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ गई? पलक झपकते, हम लोगों को एक बात बताई जाती है पलक झपकते, तो ये पलक झपकते की बात कर रहा हूँ। ये पलक झपकते ही होने वाली अभिक्रियाओं की मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई कि पलक झपकते ही वो भाग गया, अर्थात इतनी तेजी से भागा कि हम लोग उसके वेग की कल्पना नहीं कर पाए। तो वे अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं अथवा संपन्न होने में बहुत ही कम समय लेती हैं, उनको तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। चलिए मैं पॉइंट निकाल करके बताता हूँ। तो तीव्र अभिक्रियाओं में हम लोगों ने किन किन पॉइंट की बात की? सबसे पहला पॉइंट बच्चों, बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत यही निकलेगा कि बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है। अब दूसरी बात बच्चों, बहुत ही कम समय का मतलब क्या है, कितना समय? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने में 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 या ऐसे कह लीजिए 10 की पावर -12 भी हम लोग कर सकते हैं। 10 की पावर -12 सेकेंड से भी कम समय लेती है। सेकेंड से भी कम समय लेती है, कम समय। इतनी बात क्लियर हो गई? 2 पॉइंट की मैं आपको बात बता चुका हूं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 बातें बच्चों मैं आपके सामने बता चुका हूं, बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। दूसरी बात बच्चों, 10 की पावर -12 सेकेंड से भी कम समय लगता है। और एक तीसरी बात बच्चों मैं और बता दूं आपके लिए कि इतना कम समय, क्या बच्चों आप इतने कम समय में पूर्ण होने वाली अभिक्रियाओं का जो वेग है, क्या आप उसको माप सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इतना वेग अगर होगा, पलक झपकते ही अभिक्रिया पूर्ण हो रही है, तो निश्चित रूप से बच्चों इसके वेग को मापना संभव नहीं है। तो तीसरा पॉइंट इसका निकल करके आया है कि वेग, इसका जो वेग है बच्चों उसको प्रायोगिक रूप से माप पाना। वेग प्रायोगिक रूप से माप पाना संभव नहीं, संभव नहीं। तो आई होप आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में पता लग गया होगा। बहुत ही कम समय में पूर्ण होती हैं, 10 की पावर -12 सेकेंड से भी कम समय लगता है, और इनके वेग को माप पाना बच्चों संभव नहीं है। सारी बातें स्पष्ट हो गई। चलिए मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों मैं इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूँ
तो जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि जितनी भी बच्चों आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रिया बच्चों, ये आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाओं को ही दर्शाती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं ये तीव्र अभिक्रियाओं को ही दर्शाती हैं। और दूसरी बात बच्चों मैं बता दूं, कार्बनिक की मैं बात कर लेता हूं। कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जितनी भी कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी मेरे बच्चों कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं बच्चों, वो सारी की सारी तीव्र अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो यहाँ तक किसी कोई समस्या आप बताइएगा। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, आयनिक अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया में आती है, कार्बनिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जितनी भी हैं सब तीव्र अभिक्रियाओं में आती हैं। तो आपने सारी बातें समझ ली होंगी। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको अब रफ किए देता हूं। अब मैं इसको रफ किए देता हूं और दूसरी अभिक्रिया की बात करता हूं। दूसरी अभिक्रिया बच्चों कौन सी है, चलिए हम लोग जिक्र करते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसको मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तीव्र अभिक्रियाएं बहुत तेजी से संपन्न होती थी, उसी तरह से बच्चों मंद अभिक्रियाओं की हम लोग बात करेंगे। वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही मंद गति से संपन्न होती हैं उनको मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। सिंपल सी बात बच्चों हम लोग क्लियर कर सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही मंद गति से संपन्न होती हैं अथवा संपन्न होने में बहुत अधिक समय लेती, मैं यहाँ पर पॉइंट बना करके बात करता हूँ। पहला पॉइंट बच्चों जो मैं यहाँ पर बनाऊंगा वो यह होगा कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत अधिक समय लेती हैं। अब बहुत अधिक समय से मतलब क्या, मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ कि कुछ मिनट से लेकर कई वर्ष तक, कुछ मिनट से लेकर कई वर्ष तक। तो यह पहला पॉइंट निकल कर क्या है, तो इस पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिए। इस पॉइंट को आप नोट करें, बार बार पढ़ें कि ये जो मंद अभिक्रियाएं हैं बच्चों भाई कुछ मिनट से लेकर के बच्चों कई वर्ष तक संपन्न होती है। बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम लोग परिभाषा बना सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जो कुछ मिनट से लेकर के कुछ कई वर्षों तक संपन्न होती रहती हैं बच्चों, वे अभिक्रियाएं आपकी मंद अभिक्रियाएं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देख करके बताता हूं, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना बच्चों, यह जो लोहे पर जंग लगना यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लोहे पर जंग लगना बच्चों दो तरह से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है और दूसरा पूछा जाता है कि यह किस प्रकार की प्रक्रिया है। दोनों में अंतर है। अगर बच्चों रिएक्शन की बात करें तो लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है बच्चों वह काफी समय लेती है, और जब काफी समय लेगी तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि वे अभिक्रियाएं जो कुछ मिनट से लेकर के कई वर्षों तक संपन्न होती रहती है मंद अभिक्रिया कहलाती है। तो लोहे पर जंग लगना बच्चों यह एक मंद अभिक्रिया है। और अगर मैं प्रक्रिया की बात करूं तो बच्चों अपने 12th की केमिस्ट्री का जो 5th लेसन है जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें एक पॉइंट आता है संक्षारण, कोरिजन जिसको बोलते हैं। उसमें हमको ये बताया जाता है कि अगर हम लोग लोहे आदि की किसी भी चीज को वायु में खुला छोड़ देते हैं तब बच्चों वातावरण की जो नमी आदि है, जो विभिन्न गैसें हैं, वह बच्चों इस लोहे के ऊपर एक अपनी नई परत का निर्माण कर लेती है।
जिसमें नमी भी होती है, जिसमें विभिन्न गैसें भी होती हैं, जो इसके ऊपर एक सतह को बना लेती हैं। और यह सतह इस लोहे के अंदर की जो क्रियाशीलता है, लोहे की जो चमक है, लोहे की जो शक्ति है, उसको धीरे 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 करके बच्चों नष्ट करती रहती है। और धीरे धीरे नष्ट करने की यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। तो मैं आपको बता दूं, लोहे पर जंग लगना संक्षारण की प्रक्रिया में आता है और यह एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी बात स्पष्ट हो गई होगी। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं और अपनी जो तीसरी रिएक्शन है, जिसको हम लोग मध्यम अभिक्रिया कहते हैं, चलिए हम लोग उस मध्यम अभिक्रिया की बात करते हैं। हम लोग मध्यम अभिक्रिया की बात करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने तीव्र अभिक्रिया को पढ़ा, जिस तरह से हम लोगों ने मंद अभिक्रिया को पढ़ा, और अब उसी तरह से हम लोग इस रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो मध्यम अभिक्रिया किस तरह से पढ़ेंगे, चलिए मैं बात कर लेता हूं। मैं इधर तीव्र अभिक्रिया लिखता हूं, दूसरी ओर बच्चों मैं मंद अभिक्रिया लिखता हूं, मंद अभिक्रिया। अब आप देखिएगा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये जो तीव्र अभिक्रिया है ये बच्चों बहुत कम समय लेती हैं, पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती हैं। और ये जो मंद अभिक्रियाएं हैं ये इतना अधिक समय लेती हैं कि परिवर्तन ही शून्य हो जाता है। हीरा ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है, लेकिन ग्रेफाइट में परिवर्तित होने के बीच में जो समय लगता है बच्चों, भाई इतना अधिक समय है कि हम लोगों को परिवर्तन ही ध्यान नहीं रहता है कि कितना अधिक परिवर्तन इसमें होने वाला है। कई वर्षों तक बच्चों अभिक्रिया संपन्न होती रहती है, और इतना अधिक अगर समय कोई अभिक्रिया लेती है तो बच्चों उसमें परिवर्तन को पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर एक बार बता दूं, तीव्र अभिक्रिया बहुत कम समय लेती है, मंद अभिक्रिया बहुत अधिक समय लेती है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो तीव्र अभिक्रियाओं से कम किंतु मंद अभिक्रियाओं से अधिक समय लेती हैं। बड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं बात कर रहा हूं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं मेरे बच्चों जो तीव्र अभिक्रियाओं से कम समय लेती हैं, इतनी बात क्लियर, और मंद अभिक्रियाओं से अधिक समय लेती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं बच्चों मध्यम अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है, वे अभिक्रियाएं जो तीव्र अभिक्रिया तथा मंद अभिक्रियाओं के बीच का लक्षण शो करती हैं। द रिएक्शन विच आर प्लेस्ड बिटवीन फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको फास्ट अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाएं यानी स्लो अभिक्रियाओं के बीच में रखा गया है, उसको हम लोग मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियोस पसंद आई है तो बच्चों लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें। जो वो बच्चे नए हमारी वीडियो से जुड़े हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा पब्लिश किए जाने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती है। मैं जल्दी नई वीडियोस के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ